फ्रेंड्स, आज हम एनालिज्म सीरीज 5A का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज़ है उसकी थर्ड सीरीज़ पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इसी से आते हैं। अगर आपने 1 और 2 सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ये सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस है। ये सेट नंबर 3 है। और आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर impaneled, द म्यूचुअल फंड शुड कैटेगराइज द कस्टमर रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। इसका आंसर है फाइनेंशियल प्लानिंग, एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूशन। आप जब डिस्ट्रीब्यूटर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इम्पैनल हो जाते हैं तो म्यूचुअल फंड जो है वो आपको आपका रिलेशनशिप कस्टमर से कैसे डिफाइन करता है, तो आप उसको एडवाइस देते हैं और जब वो बोलता है तो आप उसे खरीदते हैं। तो एडवाइजरी और एग्जीक्यूशन इसका आंसर है। विच ऑफ दिस इज द की एडवांटेज ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो नंबर 1 देखिए, उसमें समझाए हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वो फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। तो ETF जनरली गिव्स हायर रिटर्न देन नॉर्मल फंड्स। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ETF ऑफर बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स। ETF हो या नॉर्मल म्यूचुअल फंड हो, दोनों का टैक्स इम्प्लीकेशन सेम आता है। इन्वेस्टर कैन कंट्रोल द मनी दे हैव इन्वेस्टेड एज टू वेयर द ETF कैन इन्वेस्ट। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इन्वेस्टर, इसको फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। का आंसर है डी, इन्वेस्टर कैन बाय और सेल ETF ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे ये बेचा जा सकता है, ये इसका एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जिसका आंसर हाँ बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। देयर आर नो सेबी रेगुलेशन रिगार्डिंग द मिनिमम और मैक्सिमम कमीशन दैट डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन अर्न। आप जब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसे सेबी कोई रेगुलेशन नहीं बनाता। इसका आंसर है फॉल्स। देयर आर नो सेबी रेगुलेशंस रिगार्डिंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर है ट्रू। कोई रेगुलेशन ऐसा नहीं है, आप कितना भी कमीशन कमा सकते हैं। The actual performance of an index fund can be better or worse than its benchmark due to tracking error. इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा या खराब हो सकता है। जो बेंचमार्क है उससे, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। ट्रैकिंग एरर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा पहला वीडियो देखें। द मेन पर्पस वाई सेबी हैज इशूड नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड स्कीम इज टू, द मेन पर्पस वाई सेबी हैज इशूड नॉर्म्स। सेबी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं म्यूचुअल फंड के लिए, इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड स्कीम इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। जो भी नॉर्म्स बनाया गया है जो इन्वेस्टर के लिए बनाया गया है, इसका आंसर होगा सी। व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल ऑन AMC फॉर इनकम अर्नड बाय म्यूचुअल फंड स्कीम्स। म्यूचुअल फंड स्कीम से जो AMC पैसा कमाती है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपका फंड बनाती है, वो उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है। एक्चुअल में जो AMC होती है वो एक तरह की ट्रस्ट होती है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट। तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट का जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट रहता है। इनकम अर्न बाय अ म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। का आंसर होगा ए। विच ऑफ द बिलो इन्वेस्टर्स विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। विच ऑफ द बिलो इन्वेस्टर्स, कौन से इन्वेस्टर को जो है बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। तो बोर्ड जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स तो खुद इन्वेस्ट करते हैं, नॉन रेजिडेंशियल भी खुद इन्वेस्ट करते हैं। हाई नेटवर्क इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसका आंसर होगा। व्हेन कंपेयर टू गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग रिक्वायर्स मोर टाइम कमिटमेंट। स्टेट ट्रू और फॉल्स। गोल बेस्ड मतलब आप कोई अपना गोल सेलेक्ट करके जो है डिसाइड करते हैं कि मेरे को किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है।
तो ये बोल रहा है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है गोल बेस्ड जो है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ सही, आपको प्रॉपर प्लानिंग करना ही पड़ेगा। विच ऑफ दिस एक्सपेंस कैन बी चार्ज टू अ म्यूचुअल फंड। ये एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रहता है वो म्यूचुअल फंड में चार्ज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल गलत। इसका आंसर है कस्टोडियन एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटर फीस। क्वेश्चन नंबर 11, Mr. X invest in a liquid fund at 4 p.m. and the fund are not available for investment on the same day. What will be the applicable NAV in case of allotment of unit? तो अगर फंड अवेलेबल नहीं है उस दिन जिस दिन वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो प्रीसीडिंग डे का जो अवेलेबल फंड रहेगा वही एनएवी माना जाएगा। क्लोजिंग एनएवी ऑफ द डे प्रीसीडिंग द डे फंड्स आर अवेलेबल। इसका आंसर होगा ए। विच टैक्स इज पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड? इक्विटी ओरिएंटेड फंड जब अपन बेचते हैं और तो खरीदते हैं तो ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इसमें लगता है। इट इज पेबल ऑन सेल ऑफ यूनिट्स of equity oriented mutual fund. Arrange these funds according to their risk sequence, highest to lowest. Capital protection highest तो नहीं है, इसमें सबसे कम रिस्क लेना चाहिए। का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शंस देख लेते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल, ये तो है ही नहीं क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन तो काफ़ी बेसिक है। फ्लेक्सिबल एलोकेशन, मंथली इनकम कैपिटल, ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट है। या फ्लेक्सिबल की कभी भी डाल के निकाल सकते हैं, और दूसरा मंथली इनकम प्लान की आपको मंथली इनकम चाहिए, और तीसरा कैपिटल, आपका जो कैपिटल है वो बचे ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। इसका आंसर होगा बी। ऑन एवरी न्यू बिजनेस डे इन द मॉर्निंग द टाइम स्टैंपिंग मशीन इज सेट टू सीरियल नंबर 1। नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है। सीरियल नंबर जो चलता है वो हर दिन आगे चलता है। जैसे आज मान लीजिए 1 से 100 नंबर तक चला है और फिर टाइम स्टैंपिंग उसकी होगी तो आगे 100 से होगी वापस 101, 102। तो ये फॉल्स इसका आंसर होगा। अ कंपनी विशेष टू इन्वेस्ट अ स्पेसिफिक स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड विच डॉक्यूमेंट ऑथराइजेज इट टू डू सो। स्पेसिफिक स्कीम बेचना चाहती है कंपनी म्यूचुअल फंड की, तो मेरे ख्याल से इसके लिए स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल। द specific resolution has to be passed in board of directors meeting for investment in a mutual fund scheme. The auditor appointed to audit the scheme account is the same as the auditor of AMC accounts. नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ऑडिट स्कीम अकाउंट्स जो है, ऑडिट द स्कीम अकाउंट अलग कर सकता है ऑडिटर, और एएमसी का ऑडिटर अलग हो सकता है। दिस इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल विल अ फाइनेंशियल प्लानर नॉट कंसिडर? आपका फाइनेंशियल प्लानर रहेगा वो कौन सा साइकिल कंसिडर नहीं करेगा? बिजनेस साइकिल ऑब्वियसली कंसिडर करेगा, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। कर्म साइकिल, आपके कैसे कर्म हैं, आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी? गिविंग अप्रूवल टू अपॉइंटमेंट ऑफ फंड मैनेजर। हाँ, ऑब्वियसली ए ही होगा क्योंकि फंड मैनेजर तो एएमसी अपॉइंट करता है, बाकी तो फिर आप छोड़ ही दीजिए। which are the new where are the new fund offer dates mentioned? तो ये दो में मेंशन होता है, एसआईडी और केआईएम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर होगा डी। द पार्टी इन हुज फेवर द यूनिट्स आर प्लेस्ड इज कॉल्ड अ प्लेजी। यूनिट्स जो है प्लेस्ड होती है, मतलब जैसे बैंक के पास है तो देने वाला प्लेजर होता है, जिसके पास होती है वो प्लेजी कहलाता है। इन विच ऑफ दिस case can goods and service tax be charged to mutual fund scheme over and above the total expense ratio? तो इसका आंसर जो है जीएसटी एप्लीकेबल ऑन एनी फीस मस्ट बी विद इन द टोटल एक्सपेंस रेशियो। जीएसटी एप्लीकेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन ओनली कैन बी चार्ज टू स्कीम ओवर एंड above the total expense ratio. GST applicable on AMC fees as well as distributor commission can be charged to the scheme over and above the total expense ratio. GST applicable on AMC fees can only be charged to the scheme over and above। ये इसका आंसर होगा डी। तो जीएसटी है ऑन एएमसी फीस वो सिर्फ
चार्ज हो सकता है स्कीम के TER पर, टोटल एक्सपेंस रेशियो पर। द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन यूनिट्स विच आर अंडर अ लीन विल बी पेड टू, जिसका यूनिट्स है, जिसके पास, जिसने म्यूचुअल फंड खरीदा उसको मिलता है, द यूनिट होल्डर ओनली। द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर एग्रीमेंट। हाँ, यूनिट होल्डर, ये मैंने हड़बड़ी कर दी, क्योंकि अगर आपके किसी को आपने लीन दिया है अपना कि ये मेरा आप रखिए, तो उसको मिलेगा वो। तो यूनिट होल्डर और लीन होल्डर दोनों, इसका आंसर होगा सी, एज पर एग्रीमेंट। विच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड? पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन तो एडवांटेज इसका है ही नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो कस्टमाइज तो कर ही नहीं सकते। चॉइस ओवरलोड भी नहीं है, हमको चॉइस करना ही नहीं है। दूसरे कंट्रोल ओवर कॉस्ट, कॉस्ट भी दूसरे का होता है, हमारा तो फिक्स है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसका आंसर होगा। ये आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को समझने के लिए आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइंट होल्डर्स अलाउड एज पर म्यूचुअल फंड स्कीम? मैक्सिमम नंबर है तीन, तीन लोगों से ज़्यादा को अलाउड नहीं है। जॉइंटली आप तीन लोग मिलके म्यूचुअल फंड एक खरीद सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25, रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ एन इन्वेस्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नीड टू टेक रिस्क, द विलिंग टू टेक रिस्क, द एबिलिटी। तीनों होगा, ऑल ए बी एंड सी। फंड एज इज मोर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू बी स्टडीड वाइल इन्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, द फंड एज is more important criteria to be studied while investing in debt schemes, equity schemes, treasury bonds, none of the above। फंड एज मेरे हिसाब से डेप्ट स्कीम नहीं, डेप्ट स्कीम में तो एज फिक्स रहती है, इक्विटी स्कीम्स में देखना जरूरी है। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट CAS हैज़ टू बी डिस्पैच्ड टू इन्वेस्टर ओनली व्हेन द इन्वेस्टर सेंड्स इन्वेस्ट फॉर इट। मतलब जो स्टेटमेंट रहते हैं वो कब भेजे जाते हैं? ऑन अ मंथली बेसिस बिफोर द 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। ये है, तो आंसर है बी। जो आपका स्टेटमेंट रहता है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, कि आपने कितना पैसा, आपका प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, वो जो है आपको हर महीने की अगले 10 तारीख के पहले आएगा, मंथली स्टेटमेंट। डोरमेंट इन्वेस्टर आर दोज इन्वेस्टर्स who have not transacted during the previous डैश मंथ। इसका आंसर है 6 मंथ। 6 मंथ से अगर ज़्यादा हो गए तो डोरमेंट हो जाता है इन्वेस्टर। डेथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन विच आर एग्जीक्यूटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज पे जो म्यूचुअल फंड सेटलमेंट होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? AMC रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि AMC ही आपके म्यूचुअल फंड का सब कुछ देखता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कैलकुलेटिंग द NAV ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द NAV ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। NAV कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ स्टॉक 200 करोड़। 200 करोड़ जो है स्टॉक का वैल्यू है। और वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 25 करोड़। डिविडेंड अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड इज 10 करोड़। अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर इज 5 करोड़। अमाउंट पेबल ऑन परचेज ऑफ शेयर इज 10.5 करोड़। फीस पेबल इज 1 करोड़। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 3 करोड़। ये आपको म्यूचुअल फंड स्कीम का NAV जो है कैलकुलेट करना है। वो इसका कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन है वो कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स तो कुछ भी आ सकते हैं। जो NAV होता है उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। वैल्यू ऑफ स्टॉक्स हो गई 200 करोड़ प्लस वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जो स्टॉक के अलावा दूसरी जगह मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो है 25 करोड़। तो उसका आ गया प्लस 25 प्लस 10 करोड़ जो है वो डिविडेंड अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। ये जो 200 करोड़ है इसमें 10 करोड़ डिविडेंड आया है, जो अक्रू हुआ है, मतलब मिलेगा अभी पर मिला नहीं है। और अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर्स, और कुछ शेयर्स बेचे गए हैं उसमें 5 करोड़ रुपए
आया है टोटल म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो म्यूचुअल फंड स्कीम में 200 करोड़ के स्टॉक लिए हुए हैं, 200 करोड़ का 25 करोड़ का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, और डिविडेंड है जो आने वाला है 10 करोड़ का, और 5 करोड़ सेल किया गया है शेयर्स। और कुछ खर्चे हैं जो अमाउंट पेबल ऑन परचेज, जो कुछ शेयर्स खरीदा गया उसमें 10.5 करोड़ दिया गया है, 1 करोड़ रुपए खर्चा है, तो ये -1 करोड़। और नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स है 3 करोड़, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 करोड़ होगा, तो इसका आंसर आएगा 228.5 डिवाइडेड बाय 3 करोड़, 76.16। ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये जो है वो फॉल्स है। म्यूचुअल फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया टू द इन्वेस्टर्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स, इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, bank branches, national distributor through their branches or their sub agents, post offices, and directly by the AMC. Which among the following has the highest to lowest risk sequence? ये वही आपका एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो ऊपर आया था, एक क्वेश्चन कि रिस्क एपेटाइट से आपको बताना है। तो इसका जो है हम देखते हैं, बैलेंस्ड फंड्स में फ्लेक्सिबल एलोकेशन काफ़ी रिस्क रहता है, मंथली इनकम उससे कम रिस्क रहता है, कैपिटल प्रोटेक्शन सेम आंसर है जो पहले था ऊपर, ये आप देख सकते हैं। द रिस्क हायरार्की ऑफ द अबव मेंशन्ड स्कीम इज हाईएस्ट टू लोवेस्ट। म्यूचुअल फंड ऑफर्स फैसिलिटीज दैट हेल्प इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कांस्टेंट अमाउंट्स रेगुलरली थ्रू सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। नहीं नहीं नहीं, पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो ट्रांसफर भी नहीं किया जाता, विड्रॉ भी नहीं किया, तो सेव भी नहीं किया जाता। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको बोलते हैं, SIP। An investor can convert his mutual fund unit into demat form, but again converting the demat unit into physical form is not allowed. तो इसका आंसर है बिल्कुल फॉल्स। इन्वेस्टर ऑल्सो हैज द ऑप्शन टू कन्वर्ट डीमैट्स यूनिट इनटू फिजिकल। आप वापस फिजिकल अपना वो ले सकते हैं, रीमटेरियलाइज बोलते हैं उसको। जैसे डीमैट मतलब ऑनलाइन अकाउंट में जाना, उसको डीमैट बोलते हैं, वैसे ही वापस पेपर फॉर्म में लाना उसको रीमैट बोलते हैं, रीमटेरियलाइज। Among the following options, which of the following is true? STT is paid on purchase of units of equity mutual fund through a stock exchange. STT is paid on purchase of units of equity mutual fund from the fund house. STT is paid on repurchase redemption of units of mutual funds. STT is paid on purchase of units of a debt mutual fund. Debt mutual fund में तो STT पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आंसर होगा C. STT is paid on repurchase redemption of units by equity mutual funds. There is no STT on debt funds. Management fees cannot be charged by liquid schemes and other debt schemes on funds parked in short-term deposits of commercial banks. State true or false? Management fees cannot be charged by liquid schemes and other debt schemes on funds parked in short-term deposits of कमर्शियल बैंक्स। अगर कमर्शियल बैंक्स में शॉर्ट टर्म, इसका आंसर है ट्रू, करेक्ट आंसर। फ्लोटिंग रेट डेप्ट सिक्योरिटीज टेंड टू होल्ड देयर वैल्यूज इवन इफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट। स्टेट ट्रू और फॉल्स? नहीं, ये फॉल्स होना नहीं, ट्रू है ये, सॉरी। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट विद अ वेरिएबल इंटरेस्ट is known as floater. A floating rate note interest rate is tied to a benchmark. Floating rate debt instrument tend to hold their value even if interest rates fluctuate. अगर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में फ्लोटिंग रेट का, अगर आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है तो उसका रेट जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होगा। अगर फ्लोटिंग रेट नहीं है तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ आपका जो है दूसरी जब रेट्स फ्लक्चुएट होंगे तो आपका भी जो है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होगा। Mutual fund gives more investment options as compared to national pension scheme. नेशनल पेंशन स्कीम में आप सिर्फ एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट जिस पे कुछ रिटर्न देती है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम्स होती है। देयर आर सेवरल restrictions in investments for NPS and so it offers fewer portfolio choices than mutual funds. Question number 39. A mutual fund scheme gives a return of 10%. The beta of the scheme is 0.5%. The risk-free return is 7.5%.
व्हाट इज द ट्रेनोर रेशियो ऑफ द स्कीम। अब ये ट्रेनोर है कि टर्नओवर है, मेरे हिसाब से तो ये ट्रेनोर, चलिए देखते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम गिव्स अ रिटर्न ऑफ 10% एंड बीटा इज 0.5%। मतलब अच्छा, तो आंसर होना चाहिए 5%। ट्रेनोर रेशियो मीन्स द मेजर, Trenour ratio measures the returns earned in excess of that which would have earned in riskless investment। तो ये आप देख सकते हो, रिटर्न अर्नड इन स्कीम 10 है, माइनस रिस्क फ्री है 7.5, डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ स्कीम 0.5, तो इसका ट्रेनोर रेशियो आ जाएगा 5। रिटर्न, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, रिटर्न अर्नड इन द स्कीम माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ स्कीम। The mutual fund schemes sale and purchase of investment are executed by dash in the stock market। ये AMC नहीं, डीलर द, अच्छा सॉरी, म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टॉक से, म्यूचुअल फंड स्कीम का सेल और परचेज जो रहता है वो डीलर करता है। और AMC जो है म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर जो शेयर हैं उसमें इन्वेस्ट करता है, तो वो उसकी ट्रेडिंग करता है स्टॉक मार्केट में, जो कि फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है। द साइज ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो ऑफ अ यंग अनमैरिड इन्वेस्टर इज डिटरमाइंड बाय लिक्विडिटी नीड्स, लाइफ स्टाइल, इनकम लेवल, ऑल ऑफ द अबव। वैसे इसका आंसर मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ अ कॉर्पोरेट डिपॉजिट इज द एसेट इट हैज, the the major factor in the rate of interest of a corporate deposit। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट जो है वो क्रेडिट रेटिंग जो उसको साइन होती है उस पर होता है। जो भी इंटरेस्ट रेट डिफाइन होता है क्रेडिट रेटिंग में, आपका देखा जाता है कैसे एसेट्स है, कैसी लाइबिलिटीज़ है आपकी, कैसी प्रॉफिट्स है, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टर टू बियर लॉसेस फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टमेंट्स। ये रिस्क प्रोफाइलिंग इसका आंसर होगा। रिस्क प्रोफाइलिंग इज एन अप्रोच टू अंडरस्टैंड द रिस्क एपेटाइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इज एन essential prerequisite to advise investor on their investments। Among the following options dash is the most illiquid। गोल्ड तो काफ़ी लिक्विड होता है, मतलब एज गुड एज कैश होता है, आप आज खरीदिए कल बेचिए। रियल इस्टेट आप तुरंत नहीं बेच सकते, बैंक के फिक्स डिपॉजिट भी आप तुरंत बेच सकते हैं, शेयर्स भी, तो इसका आंसर होगा इलिक्विड, मतलब बी रियल इस्टेट। हायर द कैपिटल बेस डैश द रिस्क एपेटाइट। मेरे हिसाब से हायर ही इसका आंसर होगा, जितना आप कैपिटल लगाएंगे उतना रिस्क रहेगा आपके कैपिटल को। हायर द कैपिटल बेस बेटर द एबिलिटी टू फाइनेंशियली टेक डाउन साइड्स दैट कम विथ रिस्क, सो रिस्क एपेटाइट इज हायर। क्वेश्चन नंबर 46, डैश इन्वेस्ट मेनली इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स, डाइवर्सिफाइड डेप्ट स्कीम्स, निफ्टी इंडेक्स फंड्स और गोल्ड फंड्स। का आंसर है डाइवर्सिफाइड डेप्ट स्कीम्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। डेप्ट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो डेट बॉन्ड्स होते हैं, और बाकी सब जो है वो दूसरे हैं। पर द एफ AMFI code of ethics, an AMC has to disclose which among the following information to its unit holder। AFMI कोड होता है, AMFI कोड ऑफ एथिक्स होता है, इसमें AMC को जो यूनिट होल्डर को है वो इन्वेस्टमेंट पैटर्न बताना जरूरी है, पोर्टफोलियो टर्नओवर बताना जरूरी है, ट्रांजैक्शनल परचेज एंटर्ड इनटू विथ एनी ऑफ देयर एसोसिएट्स ये भी बताना जरूरी है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर receive commission on investment made by their client as well as on investment they make for themselves in their own name। नो, ये इसका आंसर है फॉल्स होना चाहिए। द डेट द डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन स्कीम इंफॉर्मेशन document and
statement of additional information are applicable only for a particular scheme. A mutual fund trust must have beneficiaries. स्टेट ट्रू और फॉल्स. बिल्कुल म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज होना चाहिए. का आंसर है ट्रू. तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे 50 क्वेश्चंस हमारी सीरीज 5A के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए. हमने जो कंप्लीट कर लिया है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, अभी जो सीरीज़ 5A का जो क्वेश्चंस है उसमें सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया है. ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इसी से आते हैं. तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़.